स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम साइंस के चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो, किसी भी सॉल्यूशन के अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पता है तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमें यह बताती है कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व है। अगर किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है। और अगर किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम है तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन में सिर्फ थोड़ा सा ही सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। देखो, ये हमारे पास ना एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर पहले आपने वाटर को ऐड किया, उसके बाद फिर आपने इसमें एक चम्मच नमक डाल दिया, मतलब एक चम्मच सॉल्ट को आपने इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। तो सॉल्ट और वाटर को कंबाइन करके आपने ये वाला सॉल्यूशन बनाया ना, तो ये सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है। और वाटर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो जो वाटर है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को कंबाइन करके ही तो सॉल्यूशन बनता है। अब अगर आपको इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पता है तो इसका मतलब आपको एग्जैक्टली पता है कि कितने परसेंट सॉल्ट इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा हुई तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट को, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स किया गया था, तभी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है ज़्यादा सॉल्यूट का प्रेजेंट होना, मतलब ज़्यादा सॉल्ट को इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करना। और अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम है तो इसका मतलब जो सॉल्यूट है ना वो काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब आपने सिर्फ थोड़ा सा ही सॉल्ट इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया था। तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमें यह बताती है कि सॉल्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूट की वैल्यू ज़्यादा तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर सॉल्यूट की वैल्यू कम है तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी कम होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप इस तरह से या फिर इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हो। एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन के जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होती है वो हमें यह बताती है कि आपने कितने सॉल्यूट को कितने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया है। या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वो हमें यह बताती है कि आपने कितने सॉल्यूट को पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया है। देखो, दोनों डेफिनेशंस में ना सिर्फ एक ही चेंज है, यहां पे लास्ट में सॉल्वेंट को यूज किया था और सेकंड डेफिनेशन में यहां पे लास्ट में सॉल्यूशन को यूज किया है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को ना दो तरीके से बता सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि आपने कितने सॉल्यूट को कितने सॉल्वेंट में मिक्स किया है, और ऐसे भी बताया जा सकता है कि आपने कितने सॉल्यूट को कंप्लीट सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन में मिक्स किया है। जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ना उसे बोलते हैं सॉल्यूट, और जो सब्सटेंस लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को कंबाइन कर दें तो वो बन जाता है पूरा सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूट लिया है और कितना सॉल्वेंट है, इन दोनों के हिसाब से भी कॉन्सेंट्रेशन को बताया जा सकता है। और कितना सॉल्यूट है और कितना क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूशन है, इन दोनों के हिसाब से भी कॉन्सेंट्रेशन को बताया जा सकता है।
इस टॉपिक से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, किसी भी सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट बोलोगे या कॉन्सेंट्रेटेड बोलोगे या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है। किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट तब बोला जाता है जब उसके अंदर सॉल्यूट काफी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास कंटेनर था ना, जिसके अंदर हमने वाटर ऐड किया। वाटर के बाद अगर आप इसके अंदर काफी ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सॉल्ट मिक्स कर दो, मतलब आपने सॉल्ट को वाटर में ऐड तो किया है, लेकिन जो सॉल्ट है ना, वो आपने काफी ज्यादा कम क्वांटिटी में लिया था। अगर बहुत ही ज्यादा लेसर क्वांटिटी के अंदर सॉल्ट को आप वाटर में मिक्स करोगे, तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस केस के अंदर अगर आप काफी ज्यादा नमक इसके अंदर ऐड कर दो, तो फिर ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ना, उसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर जो सॉल्यूट है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तब हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है। लेकिन अगर जो सॉल्यूट है वो लार्जर क्वांटिटी में, काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जब आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था, उतना ज्यादा सॉल्यूट आपने उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो ही नहीं सकता। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ना, ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था, आपने उतना सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो उस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब कि जो सॉल्यूट है वो काफी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूट काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जब जितना सॉल्यूट ऐड किया जा सकता था, उतना सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया, अब और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर ही नहीं सकते। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो उसके दो फॉर्मूलेज हैं। पहले फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकंड वाले पे आएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो आपने न्यूमरेटर में रखना है, सॉल्वेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो आपने डिनोमिनेटर में रखना है। दोनों को डिवाइड करना है, तो ऐसा करके आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी उस सॉल्यूशन की। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, वही हमने कंटेनर लिया, उसमें वाटर डाला और वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स कर दिया। तो सॉल्ट को वाटर में ऐड करके सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्ट क्योंकि कम क्वांटिटी में है तो वो सॉल्यूट है, वाटर क्योंकि लार्जर क्वांटिटी में है तो वो सॉल्वेंट है। दोनों को कंबाइन करके हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। सपोज आपने सॉल्ट लिया है 5 ग्राम, तो सॉल्यूट 5 ग्राम है ना, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आप 5 को लिखोगे। और वाटर 95 ग्राम लिया गया है, तो सॉल्वेंट 95 ग्राम है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे आप 95 लिखोगे। तो न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 95, दोनों को आप आपस में डिवाइड करोगे, तो ऐसा करने से आपके पास सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड तरीका ये है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। न्यूमरेटर में आपने रखना है कि कितना सॉल्यूट लिया गया है, और डिनोमिनेटर में आपने रखना है कि टोटल सॉल्यूशन कितना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, सॉल्यूट है 5 ग्राम, तो न्यूमरेटर में यहां पे आप 5 को लिखोगे। डिनोमिनेटर में है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन दोनों को कंबाइन करके जो टोटल आता है ना, उसे लेते हैं। तो 5 प्लस 95 इज इक्वल टू 100 ग्राम है ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में टोटल 100 पुट करेंगे। तो 5 अपॉन 100 डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो कॉन्सेंट्रेशन को दो अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। देखो, न्यूमरेटर में तो सॉल्यूट ही आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहां पर भी और यहां पर भी। अब डिनोमिनेटर में आप सॉल्वेंट को लिख के सॉल्वेंट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो,
और डिनोमिनेटर में टोटल सॉल्यूशन को लिख के सॉल्यूशन के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से दो मेथड्स हैं। देखो एक्चुअल में तो ना किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं, तो इसलिए हम सिर्फ इन्हीं दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। इस वाले टॉपिक के ऊपर ना न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी हमारे सिलेबस के अंदर ही है, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों में से ही हर बार किसी एक फॉर्मूले को यूज़ किया करेंगे। वैसे कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन हमने सिर्फ दो ही डिस्कस करने हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है मास बाय मास परसेंटेज, और कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो सेकंड मेथड है उसका नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पहले इसे डिस्कस करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखो मास बाय मास का मतलब है कि न्यूमरेटर में आपने सॉल्यूट के मास को पुट करना है कि कितने ग्राम सॉल्यूट को आपने मिक्स किया है। डिनोमिनेटर में पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास आएगा। न्यूमरेटर में आपने सिर्फ सॉल्यूट के मास को लिखना है कि कितने ग्राम है, और डिनोमिनेटर में पूरे के पूरे सॉल्यूशन के मास को लिखना है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना वैल्यूज पुट करके, तो आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे मास बाय मास परसेंटेज के अंदर। जो सेकंड मेथड है ना उसे बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखो मास बाय वॉल्यूम में ना न्यूमरेटर में सॉल्यूट के मास को पुट करना है, और डिनोमिनेटर में पूरे के पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम को पुट करना है। मास बाय वॉल्यूम का मतलब न्यूमरेटर में मास है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है। तो इस तरह से वैल्यूज पुट करके जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है ना, इसलिए दोनों फॉर्मूलेस में लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाले दो फॉर्मूलाज हैं जिनको यूज करके हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या तो हम रिप्रेजेंट करेंगे मास बाय मास परसेंटेज के अंदर, या फिर रिप्रेजेंट करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर। जब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ना तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मास बाय मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। देखो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले एक बार समझते हैं। देखो जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हो ना। ये जो डिस्पर्स्ड फेज या जो डिस्पर्जन मीडियम है, ये वाले वर्ड्स तब यूज होते हैं जब हम कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जब आप कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा होता है उसे बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज। और जब आप कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे होते हो उस समय जो सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है ना, जो मीडियम या जो सब्सटेंस सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है उसे बोला जाता है डिस्पर्जन मीडियम। देखो डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना, और डिस्पर्स्ड फेज का मतलब है वो वाला सब्सटेंस जिसके पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन में फैल गए हैं। जैसे जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है ना, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है, जिसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन में फैल कर डिसॉल्व हो रहे हैं, उसे बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज। और जिस सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, जिस सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्वेंट के अंदर उसके पार्टिकल्स फैल रहे हैं, उस मीडियम को बोला जाता है डिस्पर्जन मीडियम।
तो डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, द सॉल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। कोलाइडल सॉल्यूशन जब बनाया जाता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना। तो डिस्पर्स्ड फेज का मतलब वो वाला सब्सटेंस जिसके पार्टिकल्स सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहे हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर फैल गए हैं, हर जगह पे फैल के डिसॉल्व हो गए हैं, उस सब्सटेंस को बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। अब आते हैं डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर। द सॉल्वेंट लाइक कॉम्पोनेंट ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। जब कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस समय जो सब्सटेंस सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब जिस सॉल्वेंट के अंदर पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, पार्टिकल्स फैल रहे हैं, उस सॉल्वेंट को या उस मीडियम को बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। देखो दो चीजें है ना, डिस्पर्स्ड फेज और सेकंड है डिस्पर्जन मीडियम। ये वाले वर्ड्स सिर्फ तब यूज होते हैं जब हम कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहे हैं उसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो सब्सटेंस या जिसके पार्टिकल्स सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं उसे बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। वैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करो तो सॉल्यूशन बन जाता है, उसी तरह से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम इन दोनों को ऐड करो तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एरोसॉल। देखो पहला पॉइंट तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि एरोसॉल एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अगर आप लिक्विड के पार्टिकल्स को या फिर सॉलिड के पार्टिकल्स को गैस के अंदर मिक्स कर रहे हो ना, ऐसा करने की वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को एरोसॉल बोला जाता है। लिक्विड के पार्टिकल्स को या फिर सॉलिड के पार्टिकल्स को अगर गैस के अंदर मिक्स कर दें तो ऐसा करने की वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं एरोसॉल। डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स इन गैस इज कॉल्ड एरोसॉल। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना कि एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। जो सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा होता है उसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा होता है उसे बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम या फिर डिस्पर्सिंग मीडियम। तो लिक्विड को अगर गैस में मिक्स किया जा रहा है या फिर सॉलिड के पार्टिकल्स को गैस के अंदर मिक्स किया जा रहा है तो उस तरह के सॉल्यूशन को एरोसॉल बोलते थे। अब पहले लिक्विड के पार्टिकल्स को गैस में मिक्स करें तब देखते हैं। देखो लिक्विड के पार्टिकल्स को गैस में मिक्स करें तो एरोसॉल बन जाएगा, और इसका एग्जांपल है क्लाउड्स या फॉग या फिर मिस्ट। जो क्लाउड्स होते हैं ना उनके अंदर छोटे छोटे वाटर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो एयर के अंदर मिक्स्ड होते हैं। तो जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर हैं और जो एयर है वो गैस है। तो वाटर वेपर्स जब गैस के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो ऐसा करने से क्लाउड्स बनते हैं। जो फॉग है या फिर जो मिस्ट है वो उसके अंदर भी सेम यही होता है, छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, बस फर्क सिर्फ ये होता है कि वो अर्थ के सरफेस के काफ़ी ज़्यादा पास होती हैं और थोड़ी सी ज़्यादा डेंस होती हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स को गैस के पार्टिकल्स में मिक्स करने की वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बोलते हैं एरोसोल, और इसका एग्जांपल है क्लाउड्स, फॉग या फिर मिस्ट। और इन तीनों के अंदर वाटर के पार्टिकल्स जो कि लिक्विड है वो एयर के अंदर मिक्स्ड है जो कि गैस है। सेकंड, अब सॉलिड इनटू गैस का देखते हैं। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स को गैस के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स कर दिया जाए तो ऐसा करने से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसे भी एरोसॉल ही कहते हैं। और इसका एग्जांपल है स्मोक, या फिर जो हमारे व्हीकल्स होते हैं ना उनमें से निकलने वाले एग्जॉस्ट गैसेस। देखो जो आपकी कार में से एग्जॉस्ट निकलता है ना उसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं और वो एयर के अंदर मतलब गैस के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसे भी एरोसॉल ही बोला जाएगा। देखो आपने ना ऑटो रिक्शा देखा होगा, जो कई ऐसे ऑटो रिक्शा होते हैं जिनमें से जो एग्जॉस्ट निकलता है ना, जो धुआं निकलता है वो काफी ज्यादा ब्लैक कलर का होता है।
तो वो क्लियरली नज़र भी आता है। तो वो जो धुआं निकल रहा है ना ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में से, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, और वो एयर जो कि गैस है उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स अगर गैस में मिक्स हो रहे हैं तो इस तरह के सॉल्यूशन को एरोसोल बोला जाता है। और स्मोक, कहीं से भी अगर धुआं आ रहा है या फिर चिमनीज में से धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्रीज में से अगर स्मोक निकल रही है, या ऑटोमोबाइल में से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इमल्शन। अब हमने इमल्शन को डिस्कस करना है। देखो पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो इमल्शन होता है ना वो भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है। अगर एक तरह के लिक्विड को आप दूसरी तरह के लिक्विड के अंदर मिक्स करके कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हो तो उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को इमल्शन बोला जाता है। तो इमल्शन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, अ लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इमल्शन। अगर एक तरह के लिक्विड को दूसरे तरह के लिक्विड के अंदर ही आप डिसॉल्व कर रहे हो, ऐसा करने से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को इमल्शन बोला जाता है। इमल्शन की सेकंड डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सिंग मीडियम आर लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन। एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर दोनों ही डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड होता है। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब वो वाला सब्सटेंस जो कि लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब वो वाला सब्सटेंस जो कि लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जो डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होते हैं, जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं, तो उस तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसे ही इमल्शन बोला जाता है। इमल्शन के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। देखो डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है, मतलब एक तरह का लिक्विड को आप दूसरी तरह के लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो। ऐसा करने से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को इमल्शन बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल है मिल्क और फेस क्रीम, या जितनी भी क्रीम्स होती है ना वो सारे की सारी इमल्शन के ही एग्जाम्पल्स हैं। आपने कई बार क्रीम यूज़ की होगी तो उसके अंदर भी दो अलग अलग तरह के लिक्विड्स को ही डिसॉल्व करके क्रीम्स बनाई जाती हैं। मिल्क भी इमल्शन का एग्जाम्पल है और जितनी भी क्रीम्स होती हैं वो सारे भी इमल्शन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म। देखो जो फॉर्म है ना वो भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है। अगर आप गैस के पार्टिकल्स को लिक्विड में मिक्स कर रहे हो या फिर गैस के पार्टिकल्स को सॉलिड में मिक्स कर रहे हो, ऐसा करने की वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म बोला जाता है। अगर आप गैस के पार्टिकल्स को लिक्विड में मिक्स करो या फिर गैस के पार्टिकल्स को सॉलिड में मिक्स कर रहे हो, ऐसा करने की वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा ना उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म कहते हैं। तो डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड और गैस इन सॉलिड इज कॉल्ड फोम। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखो डिस्पर्स्ड फेज वो तो गैस है, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करें या गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करें, ऐसा करने से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम फॉर्म कहते हैं। तो गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तो उसका एग्जांपल है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है और वो फॉर्म की कैटेगरी में आता है। और गैस को अगर आप सॉलिड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो ना तो ऐसा करने से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसके एग्जांपल हैं, एक तो है फोम रबर, उसके बाद स्पॉन्ज है, उसके बाद प्यूमाइस है। ये जो फोम रबर है ना ये खास तरह का रबर होता है जो कि शूज के नीचे वाला जो हील्स वाला पार्ट होता है उसे बनाने के लिए यूज होता है। फर्नीचर की सीट्स के अंदर भी ये यूज होता है और जो वॉल इंसुलेशन होती है उनके अंदर भी यूज होता है। जो इंसुलेटेड वॉल्स होती है ना उनके अंदर काफी सारी लेयर्स होती हैं जिसमें से एक लेयर ये फोम रबर की होती है। ये खास तरह का रबर होता है जो कि फोम का एग्जाम्पल है। जो स्पॉन्ज होता है उसमें 85% तो एयर होती है और बाकी का जो 15% है वो सॉलिड है।
तो गैस अगर सॉलिड के अंदर मिक्स है तो वो भी फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो गैस सॉलिड के अंदर मिक्स है, इसलिए स्पॉन्ज भी फॉर्म के एग्जाम्पल के अंदर ही आएगा। और ना जो वॉल्केनिक रॉक्स होती है ना, उनके अंदर काफी सारे होल्स होते हैं जिनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, इसलिए प्यूमाइस भी फॉर्म की कैटेगरी के अंदर ही आएगी, क्योंकि सॉलिड पार्ट तो है लेकिन उसके अंदर काफी सारे एयर प्रेजेंट है, मतलब गैसेस प्रेजेंट है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो जो लावा होता है जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडे होने की वजह से जो रॉक्स बन जाती हैं उन्हें बोला जाता है प्यूमाइस। तो एक तो काफ़ी ज़्यादा ये हल्की होती है, दूसरा इनके अंदर पोर्स होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होती हैं। इनकी भी काफ़ी एप्लीकेशन है, इनको कई जगह पे यूज़ किया जाता है, तो ये भी फॉर्म की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ जेल। देखो जो जेल है ना, वो भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है। लिक्विड को अगर आप सॉलिड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, लिक्विड के पार्टिकल्स को अगर आप सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर ऐड करके कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हो, तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को जेल बोला जाता है। और इसके एग्जांपल्स हैं जेली, चीज़, बटर। तो ये सारी चीज़ें तो आपने देखी होंगी, खाई भी होंगी, तो ये सारे के सारे जेल की कैटेगरी के अंदर आएंगे। 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो जेल है वो भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स को अगर सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है, तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को जेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सॉल एंड सॉलिड सॉल। देखो ये दोनों भी ना एक तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस ही होते हैं। पहले सॉल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सॉलिड सॉल पे आएंगे। अ सॉलिड इन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल। अगर आप सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, ऐसा करने से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा तो उसे हम सॉल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मड। देखो थोड़ी सी मिट्टी को आपने पानी के अंदर मिक्स कर दिया, तो जो मडी वाटर बनेगा ना, वो सॉल का एग्जाम्पल है। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो भी सॉल का एग्जाम्पल है। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, इसे एंट एसिड भी बोलते हैं। एंट एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी अगर एसिडिटी होती है ना, तो एसिडिटी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कंज्यूम किया जाता है। ये एसिडिटी के इफेक्ट को खत्म कर देता होता है। तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो लिक्विड पिया जाता है उसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो भी सॉल्ट का एग्जाम्पल है। उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं और एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है। जब भी सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड के पार्टिकल्स में डिसॉल्व करके आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाओगे, उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉल कहते हैं। अब आते हैं सॉलिड सॉल पे। अ सॉलिड इन सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड सॉल। एक तरह के सॉलिड के पार्टिकल्स को अगर दूसरी तरह के सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स किया जा रहा है, ऐसा करने से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है उसे बोला जाता है सॉलिड सॉल। एक तरह के सॉलिड के पार्टिकल्स को दूसरी तरह के सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स किया जा सकता है, और ऐसा करने की वजह से जब कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है तो उसे हम बोलते हैं सॉलिड सॉल। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल तो है मिल्की ग्लास। देखो जो मिल्की ग्लास होता है ना, वो वाइट कलर का होता है। आपको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि ये ग्लास है, क्योंकि उसके अंदर ना अलग अलग सब्सटेंसेस को ग्लास के अंदर मिक्स कर रखा होता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता बल्कि वाइट कलर का होता है। और काफ़ी सारी ना मूर्तियां बनाई जाती हैं, काफ़ी सारे स्टैचूज बनाए जाते हैं जो कि इसके मिल्की ग्लास के बने होते हैं, और उनका जो कलर होता है वो वाइट होता है। और काफ़ी सारी डेकोरेटिव चीज़ें भी बनाई जाती हैं, अलग अलग तरह के वासेस या अलग अलग तरह के बाउल्स बनाए जाते हैं, वो भी इसके मिल्की ग्लास के बने होते हैं। वो डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं, घर में सजाने के लिए यूज़ होती हैं। और जो अलग अलग कलर के जेमस्टोन्स होते हैं ना, वो सारे भी सॉलिड सॉल का ही एग्जाम्पल है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.